Hi friends, how are you? I Vikram sir, faculty of English Grammar. Welcome to all my YouTube channel सारांश ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इंग्लिश ग्रामर की बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग क्लासें। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आज का जो वीडियो होगा ये मेरे YouTube चैनल पर पहला ही वीडियो होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरा पहला ही वीडियो है ये। तो आप लोगों को पेशेंस के साथ में वीडियो लास्ट तक देखना है। और एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहूँगा कि यदि वीडियो में आप लोगों को कहीं भी कोई मिस्टेक नज़र आता हो या आपको ऐसा लगता है कि मैं इसमें अभी कुछ और ऐड कर सकता हूं, तो प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम से आप मुझे अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज की जो क्लास होगी फ्रेंड्स, इसमें हम इंग्लिश ग्रामर की बेसिक डिटेल को आराम से पेशेंस के साथ में क्लियर करते हुए और हमारे कॉन्सेप्ट्स और डाउट्स को क्लियर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं। लेट मी टेल यू अबाउट आवर टुडेज क्लास। ओके, सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ लिखा है इंग्लिश ग्रामर। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इंग्लिश ग्रामर, यहाँ पे दो वर्ड हैं, इंग्लिश और ग्रामर। तो पहले मैं इंग्लिश जो वर्ड यहाँ लिखा हुआ है उसके बारे में आप लोगों को कुछ इंट्रोडक्शन देता हूँ और आप लोगों से क्वेश्चन भी करता हूँ। तो आप लोगों को अगर इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ज़रा एक बार ये बताइएगा कि इंग्लिश जो वर्ड है ये अपने आप में क्या है, लैंग्वेज है या फिर एक सब्जेक्ट है? जी फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट्स इसे सब्जेक्ट मान बैठते हैं, जबकि ये फ्रेंड्स रियल में एक लैंग्वेज है। क्या है फ्रेंड्स? एक लैंग्वेज। अब फ्रेंड्स, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज कहाँ से आता है? या मैं ये कह सकता हूँ कि लैंग्वेज की सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है? फ्रेंड्स, लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई होती है साउंड। इट मीन्स मैं जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो साउंड जो है वो लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट होती है या सबसे छोटी इकाई होती है। ओके फ्रेंड्स, लेकिन साउंड ऐसा होना चाहिए जिसे हम क्या कर सकें, रिप्रेजेंट कर सकें। क्लियर? इज इट क्लियर माई पॉइंट? आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। जी, तो फ्रेंड्स, रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यहाँ क्या चाहिए, सिंबल्स चाहिए। बिकॉज कि सभी लैंग्वेज, इट मीन्स कि चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी, इंग्लिश, जापानीज, चाइनीज, रशियन या संस्कृत, सबके अपने सिंबल होते हैं फ्रेंड्स। ये जो सिंबल होते हैं यही साउंड प्रोड्यूस करते हैं। यही क्या प्रोड्यूस करते हैं? साउंड। ओके फ्रेंड्स, तो अब आपको और भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि सिंबल का यहाँ पे क्या रोल है। तो फ्रेंड्स, सिंबल जो होते हैं वो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं और साउंड की हम पहचान जिस रूप में कर पा रहे हैं वही हमें पता चलता है वहीं से कि ये क्या है, एक लैंग्वेज है। ओके फ्रेंड्स, अब सिंबल जो होते हैं इंग्लिश के जो सिंबल होते हैं फ्रेंड्स वो है A to Z। ओके फ्रेंड्स, जिसे हम ABCD बोलते हैं और ये काउंटिंग में होते हैं 26। ये 26 जो सिंबल हैं इन्हें आगे चल के एक पार्टिकुलर नेम दिया गया जिसे जाना गया लेटर्स के नाम से। जी फ्रेंड्स, किसके नाम से? लेटर्स के नाम से। अब ये लेटर्स जो 26 होते हैं काउंटिंग में, जैसा आप लोगों ने देखा ऊपर, इसकी फिर से एक यूनिट, कंप्लीट यूनिट तैयार करी और इस कंप्लीट यूनिट को जो नाम दिया वो नाम दिया फ्रेंड्स अल्फ़ाबेट। इज इट क्लियर माय पॉइंट? आई होप कि आप लोग इसे समझ पा रहे होंगे, लेकिन फिर मैं एक बार दोबारा से आप लोगों को बता देता हूँ। आई रिपीट वंस अगेन, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज आता है साउंड से। इट मीन्स कि साउंड इज द मिनिमम यूनिट ऑफ द लैंग्वेज। कि साउंड जो है लैंग्वेज का एक सबसे छोटी यूनिट होती है, एक ऐसा साउंड जिसे हम क्या कर सके फ्रेंड्स, रिप्रेजेंट कर सके। रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिंबल चाहिए और ये सिंबल ही अपना साउंड निकालते हैं। ओके, अब इंग्लिश के जो सिंबल होते हैं वो ABCD XYZ ये होते हैं फ्रेंड्स, जो काउंटिंग में कितने होते हैं? 26। अब इन्हें हमने एक पार्टिकुलर नेम दिया। वो क्या नेम दिया फ्रेंड्स? लेटर्स। ये लेटर्स जो है 26, इसकी एक यूनिट तैयार करी और इस यूनिट को क्या नाम दिया हमने? अल्फ़ाबेट। अब फ्रेंड्स, अल्फ़ाबेट से हमारी रियल स्टोरी इंग्लिश ग्रामर की शुरू होती है। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये वाला जो वर्ड है यहाँ इंग्लिश, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये क्या है। तो फ्रेंड्स, ये एक सब्जेक्ट ना होकर के क्या है, एक लैंग्वेज है। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स ग्रामर के बारे में। तो फ्रेंड्स, ग्रामर क्या है? जिस तरह से हमने इंग्लिश लैंग्वेज का एक सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन किया, तो किसी भी लैंग्वेज का फ्रेंड्स जो सिस्टमेटिक स्टडी होती है, तो लैंग्वेज की सिस्टमेटिक स्टडी को ही क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ग्रामर बोलते हैं। तो अब आप लोगों के दोनों ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं, देखेंगे फ्रेंड्स। अल्फ़ाबेट जो है,
अल्फ़ाबेट को आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। नंबर 1 वॉवल्स जो काउंटिंग में 5 होते हैं, और नंबर 2 कॉन्सोनेंट जो फ्रेंड्स काउंटिंग में 21 होते हैं। ओके फ्रेंड्स इसके आगे की कहानी फिर चली और फिर एक नया मोड आया जिसका नाम था क्या, वर्ड। तो फ्रेंड वर्ड को समझेंगे कि वर्ड कैसे आया और क्यों आया। तो फ्रेंड्स वॉवल एंड कॉन्सोनेंट्स जो हमारे पास लेटर हैं, इनके कॉम्बिनेशन से एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ, और जो नया जो ये स्ट्रक्चर यहाँ तैयार हुआ इसका एक अपना मीनिंग तैयार कर लिया इसने। तो जब एक एक लेटर्स का जो कॉम्बिनेशन तैयार हुआ और वो भी कैसा, मीनिंगफुल, तो जो मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन जो तैयार हुआ उसे ही हमने क्या कहा फ्रेंड्स, लेटर कहा। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन हो जाएगी अ meaningful combination of letters is called word। ओके क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब आगे बढ़ते हैं, और बोर्ड पे थोड़ी जगह नीचे कम पड़ रही है इसलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं और ऊपर लिखूंगा। आप लोग अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा। उन्होंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे की चर्चा का शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए थे वर्ड फॉर्मेशन पे, और वर्ड का डेफिनेशन आप लोगों ने लिख लिया था। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि एक वर्ड किस तरीके से बन सकते हैं। हमने एक लेटर्स का कॉम्बिनेशन लिया, डॉग, DOG, डॉग। डॉग मीन्स आप सभी को पता है कुत्ता। फ्रेंड्स मैंने इन लेटर्स को इधर उधर करके देखा और एक नया मीनिंग तैयार करने की कोशिश करी। तो फिर एक निकला गॉड, जिसका होता है नाम, जिसका मीनिंग होता है भगवान। फ्रेंड्स फिर मैंने इन 3 लेटर्स को अरेंज करने की कोशिश करी और देखा मैंने GDO। फ्रेंड्स इसका कोई मीनिंग नहीं है। फिर मैंने देखा ये ऐसे होगा फ्रेंड्स, DGO, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है फ्रेंड्स। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो ये फिर वर्ड भी नहीं है। ओके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगर इसका कोई और मीनिंग तैयार हो सकता है तो हम लोग करेंगे। ओके फिर मैंने लिखा ODG। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने एक नई चीज़ समझ ली कि यदि लेटर्स का कोई कॉम्बिनेशन है और उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है तो इट मीन्स वो वर्ड नहीं है। ओके इज इट क्लियर माई पॉइंट। तो चलिए इसे इरेज कर देते हैं और आगे की चर्चा करते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे। ओके फ्रेंड्स अब फ्रेंड्स वर्ड के बाद में हमारे पास में जो अगला पॉइंट आता है वो होता है सेंटेंस। फ्रेंड्स सेंटेंस जो होता है इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस स्टूडेंट्स ने सेंटेंस की स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लिया है या सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है, आई मीन्स कि उसके पास में इंग्लिश ग्रामर की मास्टर चाबी होगी फ्रेंड्स। जी हाँ बिल्कुल मास्टर चाबी। तो देखेंगे ये मास्टर चाबी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स इसे आप अपनी नोटबुक में अवश्य लिखें। इससे पहले का आप लोगों ने लिखा या ना लिखा डोंट माइंड, बट आप लोगों के ये बहुत ज़रूरी है लिखना। तो फ्रेंड्स एक सेंटेंस के लिए हमें सबसे पहले कम से कम 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जो पहला है सब्जेक्ट और सेकंड है वर्ब। तो फ्रेंड्स एक सेंटेंस में कम से कम एक सब्जेक्ट व एक वर्ब का होना ज़रूरी है। लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं एक सेंटेंस में कम से कम एक वर्ब, लेकिन मैक्सिमम वर्ब 5 हो सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स मैक्सिमम वर्ब 5 हो सकती है। आगे देखते हैं यदि सेंटेंस हमारा एक्सटेंड करता है तो फिर कहाँ तक जाता है। वर्ब के बाद आता है हमेशा ही ऑब्जेक्ट, और फिर इससे भी आगे अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आता है प्रेपोजिशन, और यदि इसके भी आगे हम ले जाना चाहते हैं तो फिर प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ड आएगा वो भी हमेशा उस प्रेपोजिशन का क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स आगे चर्चा करते हैं और देखते हैं कि सब्जेक्ट के फंक्शन क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट के फंक्शन क्या होते हैं, प्रेपोजिशन क्या होता है और वर्ब क्या होती है। ओके तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अंदर जो कैरेक्टर अपना रोल प्ले करते हैं, आई मीन्स मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि जो फंक्शन आएंगे यहाँ पे वो सेम होंगे फ्रेंड्स।
नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन एंड प्रोनाउन। पीछे जो बच्चे बैठे हैं आवाज़ कर रहे हैं, सो प्लीज़ कीप साइलेंस एंड लिसन केयरफुली, ओके। नाउन एंड प्रोनाउन, ओके। तो फ्रेंड्स एक बार आप लोग इसे लिख लीजिएगा ज़रूर, और आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ से हम पकड़ेंगे और पॉइंट बाय पॉइंट नोट करते चलेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट आप लोग डालिएगा अपनी नोटबुक या रजिस्टर में, जो इस तरीके से होगा। एक सेंटेंस के लिए कम से कम एक सब्जेक्ट व एक वर्ब का होना जरूरी है। जी हाँ फ्रेंड्स, कम से कम एक सब्जेक्ट व एक वर्ब का होना जरूरी है। अगला पॉइंट जो होगा वो ये होगा कि वर्ब से पहले का कंप्लीट पार्ट सब्जेक्ट, वर्ब से पहले का कंप्लीट पार्ट सब्जेक्ट व वर्ब के बाद का कंप्लीट पार्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट हम आंख बंद करके नहीं कह सकते कि 100% ऑब्जेक्ट है, उसमें हमें इसे एग्जामाइन करना होगा, इसकी जांच करनी होगी, इसे डायग्नोस करना होगा। वो मैं आपको तरीका अभी बताने वाला हूँ, ओके। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इस एक सेंटेंस के लिए कम से कम एक सब्जेक्ट व एक वर्ब की जरूरत होती है, लेकिन मैक्सिमम वर्ब 5 हो सकती है। सेंटेंस में वर्ब से पहले का कंप्लीट पार्ट सब्जेक्ट और वर्ब के बाद का पार्ट ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स इसके बाद में आगे आते हैं यहाँ कि यदि किसी सेंटेंस में प्रपोजिशन दिया गया है तो प्रपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आएगा वो उस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर एक शब्द भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं। जी हाँ, सेंटेंस में सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट के स्थान पर एक शब्द भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। फ्रेंड्स यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट की जांच करनी है तो सब्जेक्ट की जांच करने के लिए हमें क्या करना होता है देखेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले वर्ब को पकड़ेंगे और वर्ब के बाद का जो पार्ट होगा वो ऑब्जेक्ट और वर्ब के पहले का जो पार्ट होगा वो सब्जेक्ट। वो मैं अभी आपको एग्जांपल के माध्यम से क्लियर करा दूंगा। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आ रहे होंगे और आपके डाउट्स भी मैं क्लियर करूंगा, ओके फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आगे मैं एक बात और बता दूं आप में, जो आपको जो इसके अंदर छोटी सी बात रहेगी। यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर दो नाउन प्रोनाउन किसी प्रपोजिशन से जुड़े हुए हों, जी हाँ, यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर दो नाउन प्रोनाउन किसी प्रपोजिशन से जुड़े हुए हों तो प्रपोजिशन के पहले वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार ही यूज होने वाली वर्ब यहाँ पे आएगी। जी हाँ, यूज होने वाली वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? प्रपोजिशन के पहले वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार। अभी आप लोगों को ये क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन अभी जस्ट इसके बाद में मैं आप लोगों को सेंटेंस करवाने वाला हूँ, उसमें आप लोग इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर पाएंगे। आई होप कि अभी यहाँ तक का सफ़र आप लोगों के समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आगे चर्चा करते हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।